यहाँ पर हम देखें स्विच गियर और प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। एक साथ एक ही वीडियो के अंदर हम 500 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट करंट आर ड्यू टू। शॉर्ट सर्किट करंट किस वजह से हो सकती है? सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट की वजह से हो सकती है। शॉर्ट सर्किट करंट सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट की वजह से हो सकती है। दूसरी फेज टू फेज फॉल्ट की वजह से हो सकती है। तीसरी ऑल दी थ्री फेज टू फॉल्ट की वजह से हो सकती है। ऑल दी थ्री फेज शॉर्ट सर्किट की वजह से फॉल्ट करंट यहाँ पर हो सकती है। द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेजर uncleared short circuit fault could be uncleared short circuit fault could be fire. Uncleared short circuits could be fire. नेक्स्ट हम देखें which of the following result in the symmetrical fault। तो symmetrical fault कौन सा होगा इनमें से? all the three phase to fault all the three phase to earth fault होता है वो हमारा symmetrical fault होता है। which portion of the transmission line is more prone to fault? is more prone to fall which portion of transmission line? तो वो है हमारा ओवरहेड लाइन। which portion of power system is least prone to fault? तो वो है हमारा अल्टरनेटर। the magnitude of fault current depend upon। तो फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? पहला तो टोटल इम्पीडेंस अप टू फॉल्ट, दूसरा डिपेंड करता है वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉल्ट। तो ज़्यादातर कौन सा फॉल्ट होता है? सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अकर इन केस ऑफ। तो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कौन सी केस में होती है हमारी? थ्री फेज वोल्टेज फॉल्ट में होती है। फॉर ए फॉल्ट एट टर्मिनल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर द फॉल्ट करंट इज मैक्सिमम फॉर ए। तो फॉल्ट करंट मैक्सिमम किसके लिए होगी? लाइन टू लाइन ग्राउंड के लिए, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए फॉल्ट करंट है वो मैक्सिमम होगी। फॉर ए फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर द फॉल्ट करंट इज मैक्सिमम फॉर द लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। The load current in short circuit calculation are neglected because of the short circuit current are much larger than the load current. So load current in short circuit calculation are neglected because short circuit current are much larger than the load current. Next one देखें। For the power system shown in the figure below, the specification of component are given। G1 दे रखा है, G2 दे रखा है, ट्रांसमिशन लाइन T1 दे रखा है, T2 दे रखा है। G1 G2 ट्रांसमिशन लाइन एक ट्रांसफार्मर दे रखा है, इस ट्रांसफार्मर के डेटा दे रखे हैं, लाइन के यहाँ पर डेटा दे रखे हैं। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ पर क्या चूज करना है? 25 किलोवाट हमें चूज करना है इस सर्किट के अंदर। चूज 25 किलोवाट। और 25 किलोवाट चूज करने के बाद में बेस वोल्टेज जनरेटर G1 पर है वो हमारा है 200 MVA। यहाँ पर बेस वोल्टेज है 200 MVA जनरेटर 1 पर। तो इम्पीडेंस हमें डायग्राम की बतानी है कि इस डायग्राम की इम्पीडेंस क्या होगी। तो इम्पीडेंस जब इसकी कैलकुलेट करेंगे हम तो इम्पीडेंस डायग्राम किस तरीके से बनेगा? तो हमारा इम्पीडेंस डायग्राम में जैसे कि G1 है हमारा G1 ही रहेगा। तो इम्पीडेंस डायग्राम हम यहाँ पर बना देते हैं। जैसे कि G1 हमारा ये G1 ही रहेगा, G1 जनरेटर 1। और इसका इम्पीडेंस लाइन बनेगी यहाँ पर, यानी ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस लाइन निकालेंगे हम तो ये आएगी हमारे पास है 0.818। तो ये ट्रांसमिशन लाइन लगेगी 0.18। फिर हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकालेंगे, यानी ये जनरेटर के साथ में है 1.18 क्योंकि जनरेटर का डेटा भी दे रखा है G1 का भी है।
ये G1 के लिए निकालिए 0.1। और इम्पीडेंस निकालेंगे हम ट्रांसफार्मर 1 के लिए। ट्रांसफार्मर 1 के लिए इम्पीडेंस आएगी 0.27। फिर ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकालेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का डेटा दे रखा है यहाँ पर, तो इससे निकालेंगे तो इसकी आएगी इम्पीडेंस 0.62। फिर हम निकालेंगे ट्रांसफार्मर 2 के लिए, इसके लिए, तो इसके लिए आएगी फिर 0.27, यहाँ पर 0.27 और यहाँ पर भी 0.27। और फिर जनरेटर 2 के लिए हम इम्पीडेंस निकालेंगे, तो इम्पीडेंस जनरेटर 2 के लिए ये 0.18 आएगी। फिर हमारा जनरेटर हो जाएगा, ये हमारा इम्पीडेंस डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, Z per unit old is the per unit impedance on a power base SE base old and voltage base V base old. What would be the per unit impedance of the new power base SE base new and voltage base V base new? तो यहाँ पर per unit impedance क्या होगी? तो per unit impedance इसको निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा? इसको निकालने का सूत्र होता है Z per unit new निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर निकालते हैं Z per unit new, Z per unit new, Z per unit old मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर न्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू से स्टार्ट करते हैं, यानी एस वी बेस न्यू, तो एस वी बेस ओल्ड आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई वी वी बेस ओल्ड डिवाइड बाई वी वी बेस न्यू का होल स्क्वायर। इससे हम निकालेंगे नई वैल्यू। नेक्स्ट देखें, पर यूनिट इम्पीडेंस जेड पर यूनिट थ्री फेज पावर फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होगी, यहाँ पर जेड ओम डिवाइड बाई एम बी डिवाइड बाई के बी स्क्वायर, ये होगी हमारी पर यूनिट इम्पीडेंस। नेक्स्ट देखें, पर यूनिट वैल्यू ऑफ 4 ओम रजिस्टर इज एट 100 MVA बेस एंड 10 kV वोल्टेज बेस वोल्टेज। तो 10 kV बेस वोल्टेज दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, तो 4 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे, 4 इंटू MVA बेस कितना 100 डिवाइड बाई क्या होगा, केवी बेस का वर्ग, केवी बेस का वर्ग मतलब 100 हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 4 पर यूनिट। नेक्स्ट हम देखें 25 MVA 33 kV ट्रांसफार्मर है, पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ 0.9। द पर यूनिट इम्पीडेंस एट न्यू बेस 50 MVA और 11 kV पर क्या होगी? तो यहाँ पर MVA हमने बढ़ा दिया है डबल, और ये 11 कर दिया है, 33 का 11 कर दिया। तो क्या होगा, इसके लिए हम निकालें न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ओल्ड वैल्यू लिखनी होगी। ओल्ड वैल्यू क्या है, 0.9 इंटू MVA न्यू डिवाइड बाई MVA ओल्ड। MVA न्यू 50 है, MVA ओल्ड कितना है 25 इंटू KV ओल्ड का स्क्वायर डिवाइड बाई KV न्यू का स्क्वायर। KV ओल्ड 33 डिवाइड बाई KV न्यू 11 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 18 इंटू 2 ये आएगी वैल्यू हमारी, जब कैलकुलेट करेंगे 116.2 आएगी, क्योंकि ये हो जाएगा 8.1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 16.2, 16.2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर ये बताना है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है, तो कौन सा यहाँ पर लीड करेगा, कौन सा यहाँ पर लैग करेगा, ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे ये, क्योंकि एक तरफ स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, एक तरफ डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है। स्टार साइड ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर shown in the figure excited by negative sequence voltage। इसको नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज से एक्साइटेड किया गया है, excited by negative sequence voltage, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज।
नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज से एक्साइट किया गया है, तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पर? इसका आंसर निकल के आएगा हमारा, यानी कि बी ए बी है ये वाला वोल्टेज। ये लैग करेगा बी ए बी से 30 डिग्री से। तो ये बी ए बी और सी, इस वोल्टेज से ये वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, लैग बाई 30 डिग्री। तो इस वोल्टेज से इस वोल्टेज भी लैग करना चाहिए, और ये वाला वोल्टेज से ये वाला वोल्टेज भी लैग करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये G1 G2 है, मतलब न्यूमेरिकल दिया हुआ है पूरा कंप्लीट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी ये वाला डेटा के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, योर सिस्टम 3 फेज फॉल्ट MVA एट बस 3। तो बस 3 पर 3 फेज फॉल्ट MVA क्या होगा, ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगी 181.8। ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये आंसर। ये न्यूमेरिकल हम एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे सारे एक बार। ये न्यूमेरिकल है, ये हम देखते हैं, और ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। इसका आंसर होगा हमारा 0.65x। और ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है, ये हम देखेंगे अभी, तो बाद में देखते हैं इसको क्या आंसर होगा इसका, सॉल्व हम बाद में करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ए अनलोडेड जनरेटर विथ प्री फॉल्ट वोल्टेज per unit has the per unit has the following sequence impedance. One is Z output या Z naught equal to J 0.15 per unit, and Z1 Z2 equal J 0.25 per unit, and natural is grounded with the reactance of 0.05 per unit, and the fault current in per unit for single line to ground fault in। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 3.75 पर यूनिट। नेक्स्ट हम देखें, ए आइसोलेटेड सिंक्रोनस जनरेटर विथ transient reactance equal to 0.1 per unit on the 100 MVA. A base is connected to high voltage bus through a step up transformer of a reactance of 0.1 per unit on 100 MVA. The fault level at the bus is, तो बस पर फॉल्ट लेवल क्या होगा, वो ये आएगा 500 MVA।
4 alternator is rated at 5 MVA and 11 kV with 20% reactance are working in parallel. The short circuit level at the bus bar. तो ये आएगी हमारी 100 MVA. The generator is connected through a 20 MVA, 3.8 and 138 kV step down transformer through transmission line at the receiving end of the line. A load is supplied through a step down transformer of the 10 MVA and 138 and 69 kV rating. A 0.72 per unit load. तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे. ये भी न्यूमेरिकल है, ये बाद में सॉल्व करेंगे. ये न्यूमेरिकल है, ये भी बाद में सॉल्व करेंगे. और ये न्यूमेरिकल है, ये भी हम बाद में सॉल्व करेंगे. और इसमें हमें निकालना होगा कि कितना क्या आ रहा है. इनिशियल ब्रांच हमें निकालनी होगी. Admittance and impedance matrix of the fault studies are given below. ये हम न्यूमेरिकल है, ये हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 20%. ये न्यूमेरिकल है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.10 पर मिनट. ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आएगा हमारा 15 पर मिनट. नेक्स्ट देखते हैं. करंट लिमिटिंग रिएक्टर में भी. तो करंट लिमिटिंग जो रिएक्टर है वो क्या हो सकता है. करंट लिमिटिंग रिएक्टर है वो एयर कोल्ड हो सकता है, ऑयल इमर्स्ड और मैग्नेटिकली शील्ड हो सकता है. ऑयल इमर्स्ड और मैग्नेटिकली शील्ड हो सकता है. ऑयल इमर्स्ड और नॉन मैग्नेटिकली शील्ड हो सकता है. A symmetrical component are used in the fault analysis because the sequence network do not have mutual coupling. Symmetrical components are used in a power system for the analysis of unbalanced three-phase fault. In a star-connected system without natural grounding, zero sequence current are 0. A balanced three-phase power system consists of positive sequence current only. A positive sequence current of transmission line is equal to the negative sequence current. In a untransposed three-phase transmission line, the positive sequence current may use a negative sequence voltage drop. For a fully transposed transmission line, the positive and negative sequence impedance are equal. In case of unbalanced star-connected load supplied from a unbalanced three-wire system, the load current will consist of positive sequence component and negative sequence component. In an unbalanced three-phase system, phase current IA equal to 1 angle 90 degree per unit and negative sequence current IB2 equal to 4 angle minus 150 degree per unit. The zero sequence current ICO, that is 3 angle 90 degree per unit. The magnitude of phase current IV in per unit. Magnitude of phase current IV in per unit ये आ जाएगा, हम कैलकुलेट करेंगे. An unbalanced fault with path through zero sequence current at the point of pole
At the point of fault, the negative and zero sequence current voltage are मैक्सिमम। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि एक क्वेश्चन है, series reactor are used to bring down the fault level within the capacity of switchgear। नेक्स्ट हम देखें, a sudden short circuit occur on the power system considered as a RL series circuit। The current waveform consists of a decaying AC current, a decaying DC current. Let the alternator reactance Vx and the power system resistance R. Which one of the following is correct? That is, the decay in 1 is fueled by the increase in X, but in 2 fueled by R. Instead of three-phase fault, if the single phase to ground fault occur on a phase A at point F with zero fault impedance, then the RMS of AC component of fault current for a phase A will be 14.393. The RMS value of AC component of fault current will be, that is 3.59 kVA. The instant of fault will be 4.6892 मिलीसेकंड। तो ये न्यूमेरिकल है, इसका कुछ आंसर है। नेक्स्ट देखें हम, ये एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पर। The system was unloaded prior to the fault. The solid three-phase fault takes place at the bus 2। तो यहाँ पर क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर डी, यानी कि पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज एट बस 3 आर पर यूनिट रेस्पेक्टिवली 0.67 and 0.33 and per unit fault feed from the generator connected to bus 1 and 3 respectively are, that are 1.66 and 2.50। नेक्स्ट देखें हम, in case of single line to ground fault, all sequence network are connected in series। When the line to ground fault occur, the current in faulted phase is 100 ampere। The zero sequence current in this case will be 33.3। Zero sequence fault current is absent when the fault is line to line। The current of single phase load drawn from a three phase system has that is positive, negative and zero sequence component equal। Zero sequence current can flow from a line to transformer ring if the winding are in grounded star delta, if the positive, negative and zero sequence resistance of the element of a power system are 0.3 and 0.8 per unit respectively, then the electrical would be transmission line। Negative sequence reactance of transformer is equal to positive sequence reactance if all the sequence voltage at the fault point in a power system are equal, then the fault is a double line to ground fault। If three sequence voltage at the point of fault in a power system are found to be equal, the nature of fault is line to line ground fault। A zero sequence current of generator of line to ground fault is 2.4 per unit. Then the current through the natural during the fault, that is
0.72 per unit. The line current of three-phase power supply are the line current of three-phase power supply that is given by 1 plus J2 ampere. क्योंकि जीरो सीक्वेंस करंट मिल गई यहाँ पर लाइन करंट और थ्री फेज पावर सप्लाई ये दी हुई है तो जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगी जीरो सीक्वेंस करंट मिल गई तो ये जीरो सीक्वेंस करंट होगी 1 प्लस J2 एम्पियर जीरो सीक्वेंस करंट. नेक्स्ट देखें three-phase transmission line supply delta connected load Z. The conductor. तो three-phase power system line delta connected load है Z. तो delta connected load बना देते हैं हम यहाँ पर जैसे कि ये हमारा delta connected load है. ये हमारा delta connected हो गया. Delta connected load. The conductor C of the line develop on open circuit fault as shown in the figure. The current in the line are shown in the diagram. The positive sequence current component of the line A. तो लाइन हम मान लेते हैं कि ये A है, ये हमारी B है और ये हमारी C है. यहाँ पर एंगल है tan एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर है tan एंगल 180 डिग्री, यहाँ पर है 0. एक लाइन तो ओपन कर दी हमने. तो यहाँ पर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या होगी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट आएगी यहाँ पर 5.78 एंगल -30 डिग्री. नेक्स्ट देखें जैसे कि ये है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉल्ट एनालिसिस. तो फॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो सकता है वो है हमारा पहला स्टेटमेंट तो ये है द नेचुरल ग्राउंडिंग इम्पीडेंस Zn अपीयर एट 3Zns इन द जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट सर्किट. और दूसरा हो सकता है द पॉजिटिव सीक्वेंस. द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क आर नॉट अफेक्टेड बाय द मेथड ऑफ नेचुरल ग्राउंडिंग. नेक्स्ट देखें पैरामीटर ऑफ ट्रांसपोज ओवरहेड लाइन. ये दे रखे हैं पैरामीटर ट्रांसपोज ओवरहेड लाइन के. पैरामीटर ऑफ ट्रांसपोज्ड ओवरहेड लाइन आर गिवन. जैसे कि सीरीज रिएक्टेंस दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे. तो न्यूमेरिकल है बाद में सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट हम देखें जैसे कि ये है ए अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर विथ ए स्टार नेचुरल आउटपुट. On the star side of the transformer, a single line to ground fault occur. This is equivalent to the a line to line fault on the generator side of the transformer. यहाँ पर एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है ये हम बाद में सॉल्व करेंगे. टाइप ऑफ द फॉल्ट इन द सिस्टम क्या होगा यानी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस दे रखी है. तो टाइप ऑफ द फॉल्ट है यहाँ पर ये होगा हमारा लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट. क्योंकि ग्राउंड करंट जीरो करंट यहाँ पर दे रखी है तो लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट होगा. ये एक न्यूमेरिकल है ये जो हम सॉल्व करेंगे तो लोकेशन क्यों आएगी यहाँ पर. ये न्यूमेरिकल है ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर हमारा लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट.
जैसे कि एक सर्किट यहाँ पर दिखाया गया है। सर्किट किस तरीके से है, जैसे कि सर्किट इस तरीके से दिखा रखा है हमारा। ये जनरेटर, ये बस होगी हमारी, ये ट्रांसफार्मर दे रखा है जो कि हमारा दे रखा है डेल्टा स्टार ग्राउंडेड, और ये हमारा सर्किट पोर्ट दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे पूछा है, जैसे डायग्राम दिखाया गया है, व्हाट इज टू व्हाट इज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द लाइन साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट टू, व्हाट इज द लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द लाइन साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये हमारा होगा लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। ये लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। जनरेटर साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, T1 T2 किस तरीके से कनेक्ट किए जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ओपन हो रखा है और इधर ग्राउंडेड है, बीच में कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब T1 T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वाला T1 T2 है, किस तरीके से कनेक्टेड है। तो T1 T2 को हम देखते हैं यहाँ पर, तो कैसे शो हो रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए जहाँ से कनेक्टेड है, तो ये इसका मतलब यहाँ पर स्टार ग्राउंडेड है, यहाँ पर ये कनेक्टेड है ये वाला सेक्शन, तो ये वाला सेक्शन भी स्टार ग्राउंडेड है हमारा। यहाँ पर ये कनेक्टेड है, इसका मतलब ये डेल्टा कनेक्टेड है, और ये स्टार कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ये है, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ये 0.0166। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल है, इसका आंसर होगा ये एक न्यूमेरिकल है, इसका आंसर होगा ये न्यूमेरिकल हम एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसका आंसर होगा हमारा ये और इसका आंसर भी हमारा ये होगा इसका आंसर हमारा होगा BF2 एंड IF2 रेस्पेक्टिवली। ये एट बस आर, यहाँ पर होगा BF2 एंड IF2 रेस्पेक्टिवली। ये करंट स्टेट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट का। तो वोल्टेज और करंट का करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या निकल के आएगा, तो वो होगा हमारा BF1 लैग IF1, BF1 लैग IF1 एंड BF2 लीड IF2, BF2 लीड IF2, ये होगा। नेक्स्ट देखें,
पर जेड की वैल्यू निकालनी है इनके अकॉर्डिंग हमें, तो जेड की वैल्यू क्या निकलेगी, जेड की वैल्यू निकलेगी हमारी 1.0, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 0.5, 1.0, 0.5 एंड 0.5। ये क्वेश्चन देखते हैं एक, इसका आंसर होगा हमारा ये, लेकिन है इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है जैसे कि द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर द ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम, द लीस्ट expensive protection for overcurrent in low voltage system। तो ओवर करंट एंड लो वोल्टेज सिस्टम को क्या होगा हमारा, रिवायरेबल फ्यूज, REWIRABL फ्यूज। ये सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट, ये सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट्स, ये सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट्स where the fault occur in the line, when a fault in a high voltage transmission line फर्स्ट है, अगर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आएगा तो उस टाइम फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट रिले ऑपरेट देन सर्किट ब्रेकर ऑपरेट। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है जैसे कि द इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक arc, the initiation of electric arc at the instant of contact separation in used by, तो किसकी तरह होता है, वो होता है, पहला तो होता है हमारा थर्मोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है हमारा फील्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर्किंग वोल्टेज विल बी द लीस्ट इन केस ऑफ, तो आर्किंग वोल्टेज लीस्ट कौन सी केस में होगा, ये होगा हमारा सिल्वर में लीस्ट होगा, कॉपर कार्बन और टंगस्टन में सिल्वर में लीस्ट होगा। द हीट प्रोड्यूस at the contact point owing to flow of electric current in owing to flow of electric current in current is least affected by the heat produced at the contact point owing to flow of electron, or electric current is least affected by temperature of the surrounding medium. Which of the following should have the low value of contact and their material, वो है contact resistance, low value of the contact and their material, contact resistance है उसको बोलते हैं। इस circuit breaker contact by is necessarily, circuit breaker contact by is necessarily that to increase the dielectrical strength across the circuit breaker contact
इंटरेक्टिंग मीडियम इन ए कॉन्ट्रैक्टर में भी, इंटरेक्टिंग मीडियम इन ए कॉन्ट्रैक्टर में भी ऑयल हो सकता है, कंपोजिटिव एयर हो सकता है, एसएच हो सकता है, एयर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है। द फ्लूइड यूज्ड इन द सर्किट ब्रेकर शुड बी, सर्किट ब्रेकर में जो फ्यूल यूज किया जाता है वो शुड बी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी, high dielectric strength and thermal stability, are extinguishing ability and non-inflammability. Non-inflammability. Sparking between the contact can be reduced by inserting. Sparking between contact can be reduced by sparking or inserting a capacitor in parallel with the contact. For the magnetic blowout of the arc, magnetic field is produced. Magnetic field is produced at right angle to the axis of the arc. The circuit breaker, the contact space is ionized by. In circuit breaker, contact space is ionized by. That is thermal emission from the contact surface. Thermal emission from the contact surface. Contact surface. नेक्स्ट हम देखें, if in combination of HRC fuse a current breaker is employed, the circuit breaker operate for low overhead or overload current. In HRC fuse, the time between cutoff and final current zero is called the arcing time. In comparison to revariable fuse, HRC fuse has the advantage of high reaction capacity, low aging effect, and high speed operation. The material used in liquid fuse में मेटेरियल कौन सा यूज किया जाता है? लिक्विड फ्यूज में मेटेरियल जो यूज करते हैं वो कौन करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड. Primary function of fuse is to prevent excessive current from the flow through the circuit. Fuse have not advantage of that is cheapest type of protection. Fuse have got advantage of, तो किस किसके एडवांटेज होते हैं फ्यूज में? चीपेस्ट टाइप प्रोटेक्शन है, इनवर्स टाइम करंट रेसिस्ट है, लो मेंटेनेंस की जरूरत होगी, अगर कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, करंट लिमिटिंग इफेक्ट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन. नेक्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस x1 x2 x नॉट आर रेस्पेक्टिवली. देन क्या होता है? पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है हमारा, वो होता है एक्सएल माइनस एक्सएम, और जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है वो एक्सएल माइनस एक्सएम होता है, और जीरो सीक्वेंस जो कंपोनेंट होता है एक्सएल माइनस टू एक्सएम होता है. बाकी जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. जितने भी न्यूमेरिकल है हम एक वीडियो के अंदर बड़ा वीडियो बना के हम उसमें कंप्लीट करेंगे.